सबको खुश रख पाना या सबको सेटिस्फाई कर पाना संभव है? आप सिर्फ स्वयं को खुश रखने की प्रार्थना करो। पेरेंट्स को आप 10 बार खुश कर दो, 11वीं बार नाराज हो जाएंगे। वाइफ को 10 बार कर दो, 11वीं बार नाराज हो जाएगी। प्रेशर में आके फर्स्ट टाइम अगर पार्टीशन की बात उठाई जाए, कि जितनी जल्दी पार्टीशंस एमिकेबली होता है, प्यार भरा होता है, फ्यूचर जनरेशंस को पता ही नहीं चलता है कि बड़ों के बीच में क्या होगा, और उनके रिलेशंस एज अ कजन्स हमेशा अच्छे रहते हैं। आपके पास जो पार्टीशन केसेस आते हैं उसमें कितने ब्लेम उन वाइफ्स के ऊपर होते हैं? मनुष्य ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुमेन्स को ब्लेम करने का एक आसान तरीका ढूंढा। अदरवाइज मेन प्रॉब्लम इज वी जेंट्स। इससे नेक्स्ट जनरेशन पे किस लेवल तक का फर्क पड़ता है? एक ब्रदर के मरने पे दूसरा ब्रदर खुश हो रहा है। वो कह रहा है कि चलो मैं एक मांगने वाला गया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने इंडिया में जो इन वॉर्स के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और उनके गजब दबा के व्यूज आ रहे हैं। नेगेटिविटी बिकती है। आप टीवी पे भी देखो तो नेगेटिव न्यूज की टीआरपी बहुत अच्छी आती है। हेलो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारा पिछला पॉडकास्ट जो हमने किया था हैप्पीनेस इंडेक्स के ऊपर वो आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपने वो देखा होगा तो आपके मन में भी कुछ ख़्याल आए होंगे, कुछ व्यूज़ आए होंगे, कुछ कमेंट करने का मन किया होगा। अगर आपने उस वक़्त देखने के बाद में कुछ कमेंट करने की सोची और नहीं किया, तो आज मत रुकिए, आज आप कमेंट्स ज़रूर करना, क्योंकि आज हमारे साथ फिर से अनुराग सर हैं हमारे साथ। अगर आप उनको नहीं जानते हैं तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ में बता दूँ कि 75 सालों से 3 जनरेशन से सीए, अकाउंटिंग और बहुत तरह की अलग-अलग कंसल्टेशन सर्विसेज सर की फैमिली और सर की फर्म जो है प्रोवाइड करती आ रही हैं। ये खुद एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इनके हज़ारों में फॉलोवर्स हैं और जब इनके सेमिनार्स होते हैं तो वहाँ पे भी हज़ारों की संख्या में लोग इनका सेमिनार सुनने के लिए आते हैं। तो अगर आज का पॉडकास्ट आपको देखने का एक रीज़न चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि आज के पॉडकास्ट में हम वो सारे टॉपिक्स लेने वाले हैं जो रियल टाइम में और रियल लाइफ में लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट कर रहे हैं। चाहे वो भगवान से जुड़ी बातें हों, वो फैमिली में होने वाले पार्टीशंस की बातें हों, पार्टीशंस होने के बाद में कैसे परिवारों में मनमुटाव रह जाता है, वो प्यार कभी वापस नहीं आता। इस तरह की ज़िंदगी की सच्ची घटनाओं के बारे में एक बहुत प्यारा डिस्कशन हम करने वाले हैं अनुराग सर के साथ। तो चलिए अब हम एक बार पहले सर का स्वागत करते हैं। सर, एक बार फिर से आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत थैंक यू फॉर कॉलिंग। सर, तो जैसे हम हमेशा मानते हैं अपने हिंदू धर्म में कि जब भी कोई अच्छा काम शुरू करो तो भगवान को याद करना चाहिए। तो भगवान को याद तो हम कर ही लेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल ही मैं भगवान से शुरू करना चाहता हूँ कि जैसे आप बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी में बिलीव करते हैं, इतनी रीडिंग करते हैं, पिछली बार भी आपने बहुत सारी बातें बताई, ऑफ द ट्रैक भी आपने बहुत सारी बातें बताई। तो मेरे को उस दिन पूछने का मतलब मन तो था, लेकिन अपना डिस्कशन अलग टॉपिक पे था तो मैंने पूछा नहीं। तो आज के पॉडकास्ट का पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इतने सारे भगवानों के बारे में पढ़ने के बाद में ऐसे कौन से भगवान आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं? वो थोड़ा-सा आप पहले हमें समझाएँ, फिर अपन आगे बढ़ें। मुझे देखो भोले बाबा ने बहुत इम्प्रेस करा। शिव जी की मैं बहुत स्तुति करता हूँ। हम सब जब भी पैदा हुए, आप पैदा हुए, मैं पैदा हुआ, हम सब भोले थे, है ना? बच्चा भोला होता है, वैसे ही अपने भगवान भोलेनाथ हैं। हर बच्चे को कुछ भी दे दो, आप उसको सांप पकड़ा दो, वो सांप पकड़ लेता है। तो शिव बाबा ने सांप पकड़ लिया। उनकी अच्छी बात है कि धीरे 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 जब वो प्रचंड तांडव करते हैं, वैसे ही हम होते हैं कि जब समाज बिल्कुल ही बुरा हो जाता है, तो उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और वो तांडव भी करते हैं। जो मनुष्य भोला होता है, जब आप उसके साथ चीटिंग करते हो, बेईमानी करते हो, तो वो प्रचंड तांडव भी करता है। तो कोई भी शिव बाबा को भोला समझे, तो प्यार से अगर उसके साथ अगर आपने कुछ गलत करा, तो वो तांडव से आपको जवाब भी देते हैं। तो यही मैं चाहता हूँ, हर मनुष्य के अंदर एक भोलापन भी होता है और एक तांडवपन भी होता है। तो इसलिए मुझे शिव जी बहुत पसंद है। वाह! ये वाला एंगल का पर्सपेक्टिव तो मैंने नहीं सोचा था कि हम भोले होते हैं इसलिए हम भोलेनाथ के जो है उनसे इम्पैक्ट भी होते हैं। ये तो बहुत सही बात है, वरना अधिकतर तो मैंने यही सुना है कि आप आप हम हमेशा अपन हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं ना। हाँ, हम भोले तो है ही ना। ये बात तो ये सही है। धोखा शब्द इसीलिए आया कि हम भोले हैं। हुँ, ब्रह्मांड में आप किसी से भी मिलो, वो कहेगा कि यार मैंने उस पे भरोसा कर लिया, मैंने उस पे ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि हम भोले हैं। बच्चा भोला ही होता है, मनुष्य भोला ही होता है। इसीलिए भोलेनाथ का रूप होता है। और फिर आप देखोगे कि जब उनको धोखे मिलते हैं, तो वो बिल्कुल पत्थर हो जाते हैं और फिर वो तांडव मचाते हैं। बिल्कुल। तो हर कोई पर्सन शिव का प्रतिरूप है। नहीं, बहुत सारे ये जब अपन हिस्ट्री शीटर्स या गैंगस्टर्स या कोई क्रिमिनल्स की कई बहुत बार बढ़िया, स्टोरी सुनते हैं, बहुत तो बढ़िया। अपन देखते हैं कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट बहुत था, बहुत इंटेलिजेंट था, सिंसियर बहुत था, इंटेलिजेंट। बट हाँ, ज़िंदगी और या लोगों ने या जिस हाँ, भी जहाँ पे भी जो भी हुआ, हाँ। उसकी वजह से वो इतना क्रूर वो क्रिमिनल शिव बाद का में रूप बनता है। करता है, फिर वो तांडव करता है। तो हुँ, आप कहते हो ये हिस्ट्री शीटर हो गया। हर कोई इंसान भोला होता है, जब उसका भोलेपन का मज़ाक बनाया जाता है,
उससे को प्यार में कमी मिलती है, उसको धोखे मिलते हैं, तो फिर वो शिव की तरह तांडव करता है। अगर शिव की ही बात हो गई तो कहा जाता है कि सब कुछ तो वही तय करते हैं, वही रचते हैं। तो वैसा ही ये है कि भई हम सबकी ज़िंदगी भी एक लिमिटेड फ़ेज़ के लिए ही हमें मिली है। हाँ, बिल्कुल, बस ये हो बहुत ही सकता है कि किसी के 10-20 साल ज़्यादा है, किसी के 10-20 साल कम है। बिल्कुल 70 साल, 80 साल, 90 साल। तो इस जो लिमिटेड ज़िंदगी है, इस लिमिटेड ज़िंदगी में एक आदमी बहुत प्रयास करता है कि मैं इसको भी खुश रख दूँ, उसको भी खुश रख दूँ, ऐसा भी कर दूँ, वैसा भी कर दूँ। जैसा कि आपने कहा कि भोले होते हैं शायद, इसलिए वो इसका प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सच में सबको खुश रख पाना या सबको सैटिस्फाई कर पाना संभव है? असंभव है, ये असंभव कार्य है। छोटा-सा समय आपको मिला है, आप सिर्फ़ स्वयं को खुश रखने की प्रार्थना करो कि मैं खुद अंदर से मैं खुश रहूँ। हम बाहर से इसको खुश करते हैं, पर हम अंदर से दुखी रहते हैं। कोई फ़ायदा नहीं हुआ जीवन का। आपने इसको खुश कर लिया, उसको खुश कर लिया और प्रकृति कभी खुश नहीं रह सकती। आपके पेरेंट्स को आप 10 बार खुश कर दो, 11वीं बार नाराज़ हो जाएँगे। वाइफ़ को 10 बार कर दो, 11वीं बार नाराज़ हो जाएगी। बच्चे को 1 बार मना कर दो, वो नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल। तो इससे बेटर है आप खुद को खुश रखो, कि मैं अंदर से खुश करूँ। मैं काम करने से पहले पूछूँ कि ये इसमें मेरी खुशी है। आपकी खुशी इन्वॉल्व्ड है, तो आप उस कार्य को आगे बढ़ाएँ। अपनी अंतरात्मा की खुशी के अलावा और किसी पे ध्यान ना दो। सर आपकी इस इन बातों से मुझे आपकी वो एक शायरी याद आई जो आप कहते हैं मैं थोड़ा-सा एक लाइन बोलने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, चैन मिलता है तेरे सपनों को पूरा करके। तो हाँ। कहीं न कहीं ये आप जो बात बोल रहे हैं ये उससे ही जुड़ी हुई है कि एक हाँ, इंसान तो देखिए दूसरों ये की ही उसमें लगा वो रहता है। पूरा शेर इस तरह से है कि चैन मिलता है तेरे ख्वाहिशों को पूरा करने से, वरना कमबख्त इस संसार में कौन कमाने निकलता। जो हमारे को ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, हमारे को छोटा-सा परिवार दिया गया है, अगर उन परिवार की छोटी-छोटी ख्वाहिशों को हम जब पूरा करते हैं, तो हमें सुकून मिलता है, हमें आनंद मिलता है। आज सुबह की दौड़-धूप जितने भी जो भी संसार में कर रहा है, वो बेसिकली कर तो इसीलिए रहा है कि वो घर जाके आनंद की प्राप्ति कर सके, सुकून की प्राप्ति कर सके, चैन की नींद सो सके। वो चैन की नींद तभी सो सकता है जब उसके परिवार के चारों पाँचों लोग खुश हैं। और वो खुश करने के लिए उनके सपनों को पूरा करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। अपन आगे और इस बारे में बात करें उससे पहले एक बार आपके सेमिनार की भी चर्चा कर लें क्योंकि मैंने हाँ, इंट्रो में भी कहा है कि आपके सेमिनार्स में हज़ारों में लोग आते हैं। 2-2 ढाई-ढाई हज़ार लोगों के सेमिनार्स के हमने खुद ने आपके चैनल पे क्लिप्स देखी हैं, रील्स देखी हैं। तो सर आपका भी एक लेटेस्ट सेमिनार जो है आप बता रहे थे कि आने वाला है, तो थोड़ा उसके बारे में बताएँ कि उसमें आप क्या कवर करने वाले हैं? अब हुँ, 12 अप्रैल को संडे है हुँ, और जयपुर में मानसरोवर में डीप स्मृति जो ऑडिटोरियम है, हुँ। उसमें मेरा मोटिवेशनल सेमिनार है और 2500 जनों के आने की उम्मीद है। आप भी सब आइएगा, वो सेमिनार देखिएगा। फ्रॉम 3:30 टू 4:30 1 घंटे का मेरा लेक्चर है। मेरे अलावा भी 1-2 प्रवक्ता वहाँ पे आएँगे, जो ओके। अपने-अपने विचार रखेंगे। बट आई इनवाइट यू ऑल टू प्लीज़ कम 12th ऑन जयपुर, दीप स्मृति ऑडिटोरियम। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि सर ने मोर देन 50 कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, वर्कशॉप सेमिनार्स दी हैं और बहुत बड़े-बड़े लोगों के वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड की हैं, उनसे अपने इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं। पर उससे भी बड़ी बात ये है कि सर के फैमिली के पास जो 75 सालों से ज़्यादा का अनुभव है, लोगों के फैमिली पार्टीशंस को हैंडल करना, फैमिलीज़ को कंसल्टेशन देना, गाइडेंस देना, जो इतना ज़िम्मेदारी का काम है कि आप एक एग्ज़ाम्पल से समझना चाहें। मान लो कि कभी मेरे दादाजी ने सर के फैमिली से सर्विसेज़ ली हों और अगर उसमें मैं कोई गलत चीज़ रह गई हाँ, हो, तो मैं या मेरे पिताजी इनके पास गए होते, हाँ, राइट? तो अगर आप एक बिज़नेस में जब 75 इयर्स की लेगेसी को हाँ, कैरी करते हैं, तो आपके अंदर मैच्योरिटी, सही राय देने की जो एक फीलिंग होती है या भगवान आपको इस लायक बना देता है कि हाँ, आप जो करोगे अच्छे के लिए ही करोगे। तो आप सर से डायरेक्ट इस सेमिनार में सुनने वाले हैं कि सर इन चीज़ों पे कैसे समझाते हैं कि कैसे एक ज़िंदगी को खुशी से जिया जा सकता है। इफ यू हैव अ टाइम, प्लीज़ डू ट्राई कि आप आएँ, सर को सुनें, डायरेक्ट लाइव सुनें और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की सलाह सर से ज़रूर लेके जाएँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपसे अपने फ्रेंड को कॉल करने वाली सलाह ली थी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 2 को करूँगा, लेकिन एक दोस्त से बात करते-करते इतना टाइम निकल गया कि दूसरों को कॉल कर ही नहीं पाया। बहुत अच्छा लगता है मुझे, मैं कहीं भी जाता हूँ, तो कोई ना कोई पर्सन मेरा चेहरा देख के मेरे पास आ जाता है कि सर हमने आपकी एक ये रील देखी थी, आपकी वो वाली हमने रील देखी थी और उसको इम्प्लीमेंट करा। हुँ, मेनली चीज़ है कि सुनना ये रील्स को देखने से ज़्यादा आप किसी रील को, किसी सब्जेक्ट को, किसी टॉपिक को अपने जीवन में आत्मसात कर लो। उसको अडॉप्ट अप्लाई करके देख लो ना, अगर हुँ, नहीं काम करा तो अगली रील मत देखो। हुँ, एक रील पे आप चल के देख लो, अच्छा लगे तो दूसरी रील आप देखो। सही बात। बनिस्बत के आप 100 रील देख रहे हो, 200 रील देख रहे हो, 1-2 रील पे रुक के कि हाँ, चलो आज मैं इसको ट्राई करूँगा। करेक्ट। लेट मी ट्राई दिस। तो जैसे आपने एक पार्टीशन के लिए बताया तो मैं बहुत लोगों से कहता हूँ कि जब ये पहली बार टॉपिक आपके घर में उठे,
जब पहली बार ये ख़्याल आए तो वो ख़्याल भगवान भेजता है। जब पहली थॉट आती है, जब पहली बार किसी भाई ने बोला कि चलो भैया एक बार पार्टीशन के ऊपर बात करते हैं, वो भगवान का थॉट होता है। आप जितनी जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये मैं एडवाइस सबको देता हूँ, उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। अपने इंडिया में मुझे कहीं न कहीं लगता है कि ना अपना सोशल टैबू है या एक सोच है कि परिवार को अगर आप पार्ट करते हैं, अलग-अलग 2 भाइयों को अलग करते हैं, 3 भाइयों को अलग करते हैं, तो कहीं न कहीं दिमाग में ये होता है कि समाज क्या कहेगा? समाज मतलब इस तरह के शब्द बोलता है कि इनका तो घर ही टूट गया, इनके तो बच्चे ही अलग हो गए, क्या फ़ायदा जीवन में इतनी उम्र लेने के बाद अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए। उस लेवल तक की बातें की जाती हैं। तो क्या उस प्रेशर में आके फर्स्ट टाइम अगर पार्टीशन की बात उठाई जाए, तो उस वक़्त परिवार स्वाभाविक उसको दबाने की कोशिश करता है और आप कह रहे हैं कि उसी टाइम पे उस पे एक्ट कर ले। पहली आवाज़ भगवान की होती है। हमारे प्रोफ़ेशन में इतने सारे पार्टीशन्स हम लोग सुबह-शाम देखते हैं, जिन लोगों ने जितनी जल्दी पार्टीशन्स ये असंभव है, इसके बिना आपका आगे ग्रोथ है नहीं। तो आप जितनी जल्दी करते हैं, उतने रिलेशंस अच्छे रहते हैं। आप केवल पार्टीशन की सोच रहे हैं, बट मैं जनरेशंस की सोचता हूँ, कि जितनी जल्दी पार्टीशन्स एमिकेबली होता है, प्यार भरा होता है, फ्यूचर जनरेशंस को पता ही नहीं चलता है कि बड़ों के बीच में क्या हुआ। और उनके रिलेशंस एज़ अ कज़न्स हमेशा अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर वही बात घरों में लंबी खिंचती है, तो वो बात परकोलेट होके सबको पता चल जाती है। तो रिलेशंस में मनमुटाव हो जाता है। तो दैट्स व्हाई एज़ अ प्रोफेशनल हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब पहली बार आपके घर में ये आवाज़ उठे, उसी वक़्त कहना चाहिए, "आओ बेटा, बैठो, ऐज़ यू विश।" लेकिन सर आप अगर इस तरह राय देते हो तो आपको कई बार लोग ऐसे नहीं बोल देते कि तो घर तुड़वाने वाली बातें करते हैं? घर चलाने वाली बातें करते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। आपने जो बात करी कि थ्योरी की बात करी। अगर आप घर में 4 जने साथ रह रहे हो और चारों जने आपस में बात नहीं कर रहे हो, अपने अंदर मनमुटाव है, तो फिर किसको दिखाने के लिए आप रह रहे हो? जो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि लिमिटेड टाइम है, आप अपने अंदर की खुशी के लिए कार्य करो। अंदर की खुशी किसमें मिल रही है? हुँ, अंदर तो आपके बार-बार टिक हो रही है पार्टीशन, पार्टीशन। और आप बाहर से सामाजिक दबाव के वजह से साथ रह रहे हो, हुँ, तो आप घुट रहे हो, आप रह नहीं रहे हो, आप घुटन को कर रहे हो। हज़ारों जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, अब डेली अखबारों में आ रहा है, भाई-भाई का खून कर रहा है, हुँ, वो जेल में जा रहा है, तो वो बेटर है, वो सिचुएशन वर्स हो गई ना, हाँ, खराब हो गई ना, परिस्थितियाँ बिगड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब प्रभु ने ये संदेश दिया कि भाई ठीक है, वक़्त आ गया है। पार्टीशन करने के बाद ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप खुल के कार्य कर सकते हो। जो भी लिमिटेड आपको मिला, उस लिमिटेड से आप अपना ग्रो करोगे तो ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होगी। रिलेशंस अच्छे रहेंगे। सामाजिक में ये रहेगा कि भाई परिवार बड़ा हो गया था इसलिए इनके घर अलग हो गए। हुँ, आपको पॉज़िटिव लेना पड़ेगा। ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हो रहा है। मतलब क्योंकि क्या है, आपका लिमिटेड दायरा है, आपने केवल एक इंडिया को देखा। हुँ। मैं पूरा वर्ल्ड घूम के आया हूँ, मैं ग्रोथ स्टडी करके आया हूँ। मैंने चाइना को स्टडी करा, अमेरिका को स्टडी करा। क्यों ये क डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलप्ड इसीलिए होती हैं। उनको ये फ़ॉर्मूला पता है कि ग्रो करने के लिए एक पेड़ के बीज को बड़े वाले पेड़ से अलग करके दूर लगाना पड़ेगा। तब वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। उसी में रह के उसके नीचे तो वो बीज फल ही नहीं पाएगा, मर और जाएगा। तो अगर आपको ग्रो करना है जीवन में, तो आपको थोड़ी डिस्टेंस करके फिर प्यार ज़्यादा मिलेगा। देखिए सर, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना जो पहला थॉट आया, जहाँ आप कह रहे हैं वो भगवान का ही दिया हुआ थॉट है। लेकिन हो सकता है ना कि कई बार वो एक इमैच्योरनेस भी तो हो सकती है कि जस्ट बिकॉज़ किसी और को अलग होते देखा, तो मेरा भी मन किया मैंने भी घर में जाके बोल दिया कि पापा मेरे को मेरे भाई को हमें अलग-अलग कर दो। तो उस वक़्त वो जो पिता है, वो जो घर का मुखिया है या जो माताजी हैं, वो माता-पिता वो जो हैं वो उस पहली बार में हाँ, जस्ट बिकॉज़ मैंने जाके बोल दिया और वो करने लग जाएँ तो ये भी तो सही नहीं होगा ना। स्थिति बाय स्थिति है। हुँ, पार्टीशन का मतलब ये होता है कि वो जने को अपना हक चाहिए। हुँ, है ना? अगर उसको प्रॉपर हक मिल जाए, साथ रहते हुए भी हक मिल जाए, हुँ, तो फिर वो पार्टीशन नहीं माँगेगा। पार्टीशन की आवाज़ तभी उठती है जब वो देखता है कि भई एक भाई के पास ज़्यादा है और दूसरे के पास कम है, तीसरे के पास कम है। तो वो डायरेक्ट शब्द ये यूज़ करता है। अगर उस वक़्त एक समझदार फादर हो या समझदार बड़ा ब्रदर हो कि भई तेरे दिल में ये आवाज़ ये उठी कि शायद तेरे पास कुछ कम है। हुँ। अगर वो सेटलमेंट हो जाए तो फिर हैप्पीनेस है। लेकिन वो ज़्यादा कम तो उसकी अपनी किस्मत भी तो है, कि भई आज मान लो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग अगर जाए। आपको उसको आवाज़ को सैटिस्फाई करना पड़ेगा, दबाना नहीं है। ओके। सैटिस्फाई करके गले में लाना है। हुँ, एक आप उसको दबा दोगे, उसको भगा दोगे, समाज का प्रेशर कर दोगे, किसी पर्सन को मेरे सामने ला दो जो ये कहे कि हाँ,
वो उनके अंदर किट-किट नहीं हो रही है। परिवार के अंदर किट तो रिलेशंस तो खराब हो ही गए ना फिर। ओके, मेरा कहने का भाव है एंड में हैप्पीनेस इंडेक्स बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। अगर वो खुश नहीं है, आपने किसी भी तरह से उसको दबा दिया, मैंने डेथ होते हुए देखा है। इंसान को दबाने की वजह से वो मर जाता है। लेकिन अगर जनरली आपके ज़्यादा उसको हुँ, दबाओगे कि भई नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो कितनी बार बोलेगा, उसकी डेथ हो जाती है, माँगते-माँगते। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे बोला जाता है कि जब तक ये भाई-भाई थे, शादी नहीं हुई थी, तब तक तो कभी नहीं बोला। शादी हुई नहीं कि राम जाने इसकी वाइफ ने इसको क्या समझा दिया कि अब ये आगे पार्टीशन-पार्टीशन कर रहा है। तो ये इसके पीछे आपके पास जो पार्टीशन केसेस आते हैं, उसमें कितने ब्लेम उन वाइफ्स के ऊपर होते हैं? वी आर लिविंग इन अ मैन डोमिनेटेड सोसाइटी। नो तो डाउट। मनुष्य ने अपनी गलती को छुपाने के लिए वुमेन्स को ब्लेम करने का एक आसान तरीका ढूंढा। होता क्या है भाइयों के बीच में जब एक बेईमानियां एक भाई के दिमाग में कुछ बेईमानी आने लगती है, एक भाई कुछ स्मार्ट होने लगता है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपना पैसा कुछ अलग करने लगता है। हुँ, क्योंकि भाई भाई होता है तो दूसरा भाई देख के भी अनसुना कर देता है, अनजान हो जाता है, चुप रह जाता है। पर लेडीज समझदार होती है क्योंकि वो दूसरे घर से आती हैं, उनको रिलेशंस में क्लियर दिखता है कि भाई कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो वो सत्य को उजागर करती है। क्या करा उन्होंने? सत्य को सत्य उजागर को किया। उजागर करा कि देखो ये कुछ चीजें सामने देखो। हुँ, धीरे 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 जब वो ब्रदर अपने बड़े भाई से छोटे भाई से बोलता है कि भाई ये कुछ डिफरेंसेस तो हैं, ये चीजें गलत है, हुँ, तो वो अपनी गलती को छुपाने के लिए, गलती किसने करी? उस भाई ने। भाई ने। हुँ, भाई अपनी गलती को छुपाने के लिए लेडीज को ब्लेम कर देता है, ओके। क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट मिल गया उसको। हाँ, और सत्य क्या है कि लेडीज ने सत्य बोला। तो मेरे जीवन के इतने सालों के अनुभव ये देखा कि लेडीज हमेशा सच बोलती हैं, वो सत्य को उजागर करती हैं, सबूत के साथ बोलती हैं। और हम सामाजिक प्रेशर ने इस तरह से ताना-बाना बुना कि उन्होंने कलह कराई। अदरवाइज़ मेन प्रॉब्लम इज़ वी जेंट्स। जेंट्स के मन में माया बहुत जल्दी बेईमानी का भाव लेके आ जाती है और आप जाने-अनजाने में ऐसी कुछ गलतियाँ कर जाते हो कि 2 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स के लिविंग स्टैंडर्ड में डिफरेंसेस दिखने लग जाता है, हुँ। जो कि वुमेन से टॉलरेट नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। आज इस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में विवेक में मैं पहुंचा हूँ कि लेडीज बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बिल्कुल सत्य को उजागर करती हैं, आंखें खोलती हैं जेंट्स की कि भी ये चीजें गलत हैं, आप इनको महसूस करो। गलती 100% जेंट्स की है। तो मतलब जड़ वो उस भाई का लालच था, स्वार्थ था, हाँ, जिसकी वजह से वो चीज़ शुरू हुई। फिर हाँ, उस लेडी ने उस दूसरे वाले मतलब वेरी भाई गुड। के वाइफ ने उसको बस बताया ये कि ये गलत है। इतना बड़ा सामाजिक टैटू है कि ये जितना ज्यादा इसे रील लोगों तक पहुंचे, लोग समझें कि गलती जेंट्स की है, उसके मन में लालच है और ब्लेम बेचारी इतने सालों से लेडीज सह रही है। चलो सर ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब जैसे मान लो कि पार्टीशन की बात हुई, माँ-बाप ने उसको वैलिडेट भी कर लिया कि हाँ, सही चीज़ है कि आज ही समय रहते सही से कर दो ताकि इनमें प्यार रह जाए। वेरी गुड। और वो कर देते हैं मान हाँ, लो। एक ही कॉलोनी में घर दिला दिए या सब आस-पास दिला कुछ दिया, किया। सब कुछ कर दिया। बट उसके बाद में भी तो वो प्यार तो वापस आता ही नहीं है। आपने अधिकतर फैमिली में आपका कितना तो देखो, एक्सपीरियंस है। आप खुद अपना आंसर दे रहे हो। हाँ, पहले आपने कहा था कि बस पहले उसके बात को दबा दो। हाँ। यही हो रहा है, भारत में यही हो रहा है कि बातों को दबा दिया जाता है, इसको एलोंगेट करने की कोशिश करी जाती है, तो वो मनमुटाव बढ़ता जाता है। हुँ, मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं कि जिसमें प्यार से, बिना माँगे फादर ही जहाँ समझदार होता है, वो बुला के ही कहता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी-अपनी दुनिया अपने अलग-अलग बनाओ, हिसाब कर देता है। जनरेशंस तक अच्छे संबंध रखते हैं। हुँ, कितना समझदार फादर होता है, कितने समझदार लोग आज भी है, अभी अवेलेबल है जयपुर में, जो समझदार लोग होते हैं जिनको पता है, आपको जैसे डेथ असंभव हुई है, मृत्यु आनी ही आनी आनी, है। आनी। अगर आप इसकी पहले से तैयारी कर लो, हुँ, तो कितनी अच्छी बात है। कितने लोग हैं जो मृत्यु के लिए तैयार हैं, हुँ, कि भाई हाँ ठीक है, आई एम रेडी फॉर दैट। इसी तरह आप बच्चे होते पार्टीशन के लिए तैयारी कर लो, हुँ, कि ये चीज़ असंभव है, मैं ही बता दूँ कि हाँ शाबाश, ये चीज़ होनी है और मैं करता हूँ। हुँ। बिना माँगे करता हूँ, तो कितने अच्छे रिलेशंस रहेंगे, करेक्ट, दरार ही नहीं आई। कितने अच्छे रिलेशंस रहेंगे। आप 2 घर पहले से ही लेके रखो, 2 घर अलग से बिना माँगे दिलाओ। हुँ, जो चीज़ डेथ असंभवी है, मृत्यु निश्चित है, पार्टीशन निश्चित है, क्यों इस चीज़ को एलोंगेट कर रहे हो? क्यों लड़ाई का घर पैदा कर रहे हो? आंसर आप ही की बात में आप ही ने कहा कि मैं समाज में ये चीज़ देख रहा हूँ कि पार्टीशन जब आप देख रहे हो, तो कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो मैं चेंज लाना चाहता हूँ, कि चेंज लाना चाहता हूँ कि लोग आगे बढ़ के बोलें, एजुकेशन सिस्टम में आ जाए।
गवर्नमेंट की तरफ से हो जाए कि ये चीज़ें कंपल्सरी हैं, करो, आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि अगेन हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा। ये चीज़ करते-करते सामाजिक हैप्पीनेस इंडेक्स 126 आ गया। गलतियाँ हैं ना कहीं, सही बात है। तो सुधारने के लिए चेंज करना पड़ेगा ना। ये करते-करते तो और गर्त में ही जा रहे हो। और चेंज हमेशा मुश्किल होता है। चेंज हमेशा मुश्किल होता है, सुनना भी मुश्किल होता है। हाँ, ये जो आप कितने बात बोल रहे हैं बहुत सारे आपको तो बुरी लग रही होगी। कितने लोगों को ये चीज़ कि जो हम करते आए हैं उससे गर्त में जा रहे हैं। हुँ, सत्यता का उजागर कोई तो आके सत्य उजागर करेगा ना। जब हुँ, कोई इंसान सत्य बोल के राह पे चलता है तो वो बुरा लगता है एक बार। पर करेक्ट। जब तक आप चेंज नहीं करोगे, हैप्पीनेस इंडेक्स ऊपर कैसे आएगी? ये जो चीज़ें इससे नेक्स्ट जनरेशन पे किस लेवल तक का फ़र्क पड़ता है? जो आपके पास पार्टीशन के केस आते हैं, मान लो आपने एक जनरेशन में इसको सेटल कर दिया। अब आपने उसे तो सेटल किया, लेकिन हो सकता है कि जो उनकी अगली जनरेशन आई, उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो। तो वो क्या आपके पास आते हैं, कुछ न आता इस है, तरह का सबसे एक्सपीरियंस बातें बताते हैं हैं? कि जहाँ कॉम्प्लिकेटेड होता है, जहाँ हाँ, पे लंबा चलता है प्रोसेस, उसमें कज़िन्स के बीच में रिश्ते खराब हो चुके होते हैं, कज़िन्स में भी बातचीत बंद हो जाती है। और जब जहाँ कज़िन्स को पता ही नहीं होता, बहुत जल्दी हो चुका होता है, हुँ, टाइमली हो चुका होता है, तो कज़िन्स को पता ही नहीं होता कि क्या पार्टीशन हुआ था, क्या नहीं था। उनके रिलेशंस अच्छे चल रहे हैं। हुँ, उन्हें पता ही नहीं है कि कब क्या हुआ था। करेक्ट कितनी क्योंकि अच्छी बातें हैं हुँ, कि ये मैं चीज़ें पता ही नहीं चलें। वो वो तो पत बेस्ट है। वो कितना अच्छी बात है कि हुँ, हो गया, काम हो गया, खत्म हो गया, बच्चों को पता ही नहीं है कुछ। हाँ, लेकिन हो उल्टा रहा है। 2-2 पीढ़ी क्योंकि से वो कोर्ट केस चल पीढ़ियाँ रहे हैं। हाँ, पीढ़ियाँ जो मैंने कहा ना डेथ हो जाती है। हाँ, बेचारा भाई माँगते दे ही नहीं रहे उसे तो वो बेचारा मर ही जाता है। हुँ, और हकीकत में ऐसा हो रहा है कि एक ब्रदर के मरने पे दूसरा ब्रदर खुश हो रहा है। वो कह रहा है कि चलो मैं एक माँगने वाला गया, करेक्ट। हैप्पीनेस इंडेक्स गर्त में चली गई। कि जहाँ एक भाई की मृत्यु पे भाई को दुःख नहीं हो रहा है। तो वो हुँ, कह रहा है एक हिस्सा माँगने वाला कम हो गया। हुँ। और मैंने ये भी देखा है फिर उसको हिस्सा देते ही नहीं। हाँ, उसकी फैमिली बेचारी उसके स्ट्रगल करती परिवार रहती है। वालों को चवन्नी भी नहीं मिलती क्योंकि वो माँगने वाला चला गया। हुँ, बच्चों को कुछ पता नहीं होता, बच्चों को कहते हैं हमने तो दे दिया था, हुँ, अब कर लो कोई। ना हुँ, कोई लिखा-पढ़ी होती है, ना कुछ होता है। बेचारे बच्चे उन बड़े-बड़े लोगों से क्या तो माँगे, हुँ। कैसे माँगे? और उनको जीवन भर नहीं मिलता। और फिर जब वो कोर्ट चले जाते हैं, तो वो लंबे-लंबे कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। भारत में उस बातों तो अपन टॉपिक करेंगे तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा देखो। वो अननेसेसरी एक लीगलिटीज़ में अपन चले जाएँगे। हुँ। आई रिस्पेक्ट इंडियन लीगल सिस्टम अपन उससे दूर ही रहे तो एकदम। बेटर है, वरना आजकल कुछ किताबों में भी कुछ लिखने से उनको हाँ, ब्लॉक कर दिया जाता है। नहीं सर मतलब इसको मैं अगर समराइज़ वे में बोलना चाहूँ तो ये है कि प परिवार के जो मुखिया हैं वो समय रहते हाँ, प्रोएक्टिवली ही इन ऐसे इश्यूज़ को एड्रेस करने का प्लान पहले से ही बना के रखें या फिर पहले से ही चाहे वो उसको कर दें कि भई ये 2 तुम्हारे घर हैं, वेरी गुड, जिस दिन तुम्हें लगे आप अपने-अपने घर में वेरी गुड, जाके रहो, हम वेरी तुम्हारे गुड। अगल-बगल बैठे हैं, हमारी पूरी कितना गाइडेंस बढ़िया, आपके साथ है। कितना बढ़िया। तो उससे परिवार भी खुश रहेंगे, आने वाली जनरेशंस भी खुश रहेंगी और जल्दी हो गया तो उन जनरेशन अंदर ज़हर भी नहीं आप घुला। एक ये चीज़ ट्राई करके देखो 10-20 साल, 30 साल हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे बढ़ता है? हुँ, किस तरह से हम ये बिलो 100 में आएँगे, फिर अबव 50 आएँगे। करेक्ट, चेंज तो करना पड़ेगा ना, ये सामाजिक बिल्कुल। दायरे की वजह से तो बिगड़ गए ना हम। तो सर अपन ने जैसे ये घर की लड़ाइयाँ और ये घर के इश्यूज़, पार्टीशंस इन पे तो बात करी, लेकिन अभी एक इंडिया में या मैं इंडिया तो नहीं बोलना चाहिए मतलब पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। हाँ, हाँ, है ना? 2 ऐसे देश लड़ रहे हैं अब यूएस और ईरान हाँ, और लड़ 2 रहे हैं, परेशान सारे हो रहे हैं। कहीं हाँ, किसी हाँ, का तेल रुक गया है, किसी की गैस रुक गई है, किसी का कोई और चीज़ व्यापार रुक गया हाँ, है। हाँ, हाँ। तो उस इस पूरे बड़े इस वॉर के ऊपर आपका मतलब क्या व्यू है? क्योंकि हर जगह आप अभी देख लो रील्स में, वीडियोज़ में, न्यूज़ में इसी वॉर को कवर किया जा रहा है। कभी ट्रम्प जी कुछ आगे बोल देते हैं, फिर ईरान वाले कुछ बोल देते हैं। गज़ब का माहौल है, डर का भी माहौल है। इस पूरे के ऊपर आपका क्या व्यू है? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मैं एक इंडिया में हूँ, भारत में हूँ। यहाँ पे अपने देश में लड़ाई की वजह से अभी तक कहीं भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है। अभी आप आराम से जाओ, पेट्रोल भी आपको मिल रहा है, घरों में एलपीजी सिलेंडर भी आपको मिल रहा है। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल एट इंडिया कि जहाँ पे हमारा देश वसुधैव कुटुंब पे चला और सबको हमारे देश ने कभी भी हज़ारों साल से किसी पे अटैक नहीं करा है। तो कितना अच्छी पॉलिसीज़ अपने इंडिया की रही होंगी कि यहाँ पे हमने लड़ाई को कभी भी प्रेफ़र नहीं करा। तो इट्स अ वेरी गुड कि पूरा वर्ल्ड लड़ रहा है, पर आप सुरक्षित हो। ये बात तो सही है। अभी तक हमारे घरों में इस दिक्कत या किसी चीज़ की किल्लत नहीं आई है। हाँ, तो तो अपना मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है कि इंडिया इज़ स्टिल सेफ। बट सर करीबन 1 महीने की वॉर हो चुकी है। इस वॉर का विनर कौन है अभी तक के हिसाब से? बेनिफिट हो किसको रहा है? ह्यूमैनिटी तो लूज़ ही करेगी। जीवन में कहीं भी कैसी भी लड़ाई हो, ह्यूमैनिटी लूज़ करेगी।
आज घर-घर में वो लड़ाई के लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, वॉर देख हाँ। रहे हैं, तो आप साइकोलॉजी सोचो। इससे कोई हैप्पीनेस मूव में वो अंदर आपके तो जा नहीं रही है। हुँ। आपके डोपामाइन तो रिलीज़ हो नहीं रहा है। ना, उल्टा ही हो रहा है। तो नेगेटिविटी ही तो है, अल्टीमेटली हुँ, नेगेटिव चीज़ ही तो चल रही है ये। हुँ। तो ह्यूमैनिटी लूज़ करेगी, क्लाइमेट चेंजेस बिल्कुल आएँगे। दिस इज़ नॉट अ गुड लड़ाई किसी भी फॉर्म में, कभी भी, किसी भी तरह से, किसी को भी फ़ायदा तो नहीं दे सकती है। तो इसके डेफ़िनेटली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लॉस के ही होंगे। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा एंड इट विल क्रिएट अ मेनेस फॉर द वर्ल्ड। आपने कहा कि बेनिफिट तो नहीं, ऊपर ह्यूमैनिटी लूज़ कर रही है, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने इंडिया में जो इन वॉर्स के ऊपर वीडियोज़ बना रहे हैं और उनके गज़ब दबा के व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो उनको तो बेनिफिट हो ही रहा है। नेगेटिविटी बिकती है। दिखती है। आप टीवी पे भी देखो तो नेगेटिव न्यूज़ की टीआरपी बहुत अच्छी आती है एग्ज़ैक्टली, और अच्छे जो चैनल्स होते हैं, सत्संग वाले होते हैं, भजन आते हैं, उनकी टीआरपी नहीं होती है। तो करेक्ट। नेगेटिविटी बिकती है इसलिए वो इन्फ्लुएंसर्स इसको बेच रहे हैं। उससे अगेन हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं बढ़ रही है। अगर बच्चों में डर का माहौल चल रहा है, हुँ, बच्चे बिना लड़ाई की न्यूज़ देख के नहीं सो रहे हैं, हुँ, तो चीज़ें तो गलत ही आएँगी ना, साइकोलॉजिकली तो ये इस पे गलत ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। हुँ। इसके ऊपर ही मेरा सवाल था जो मैं पूछना चाहता था, मैंने इसमें ये वाली चीज़ ऐड कर दी थी इन्फ्लुएंसर्स की। सर आप खुद एक इन्फ्लुएंसर हैं हुँ, और आप मतलब क्या बोलेंगे कि आप एक प्राइमरीली एज़ अ बिज़नेस इस इन्फ्लुएंसिंग का बिज़नेस नहीं है आपका। हुँ। आपका ऑलरेडी एक बहुत बड़ा लेगेसी बिज़नेस है, जिससे आप सब कुछ कर रहे हैं। बट आप उसके बाद में इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में आए और आपने एक अलग तरह का दायित्व अपने उस पे लिया हुआ है कि आप लोगों को खुश रहना सिखा रहे हैं, सही डिसीज़न्स लेना सिखा रहे हैं, सही प्लानिंग करना सिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है एज़ एन इन्फ्लुएंसर वो इन्फ्लुएंसर तो ठीक है अपनी जगह है, लेकिन आप जिस तरह की इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है कभी-कभी कि मुझे इतना अच्छा ही क्यों बोलना है? मैं भी उनकी तरह कुछ भी बेचूँ, बड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ? नहीं, बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है, आपको गिव बैक टू द सोसाइटी करना होता है और क्योंकि मैंने एक दायित्व लिया कि भारत को हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर लेके आना है। ये जो नेगेटिविटी समाज में चल रही है और सब लोग नेगेटिव रील्स को कॉमर्शियलाइज़ कर लेते हैं, पैसे कमाने की एक दौड़ है, अंधी दौड़ चल रही है। उससे अलग हट के लोगों में एक हैप्पीनेस इंडेक्स की तरफ बढ़ाएँ। कौन-कौन से हमारे जीवन के ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने देखे, जिसकी वजह से ये कम हो रहा, चाहे कि पार्टीशन का हो, चाहे वो ब्रदर्स ब्रदर्स के आपसी में हमने डेथ्स देखी तो हमारा दिल बहुत दुखा कि लोग बाग भाइयों के पैसे खा जाते हैं उनकी डेथ के पे उनको दुःख नहीं होता, उनको खुशी होती है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद वैराग आया कि सच्चाई से लोगों को अवगत कराना पड़ेगा। तब ये समाज तब जाके थोड़ा चेंजेस आएँगे समाज में कि हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। जब हमने लेडीज़ को ये सुनते हुए देखा कि बेचारों ने सत्य उजागर करा और सत्य उजागर उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि शाबाश! वो भी तो एक ऑडिटर ही हुई ना, समाज की हुँ, ऑडिटर्स हुई हुँ, हुँ। कि उन्होंने सत्य को उजागर करा, उनकी तारीफ़ होनी चाहिए, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आपने सत्य को उजागर करा, जो मैं नंगी आँखों से नहीं देख पा रहा था, आपने आके मेरे को सच्चाई बताई। तो समाज में इन चीज़ों को जो ये गलत टैटूज़ बना रखे हैं, उनको हटाने के लिए हमने बीड़ा उठाया कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी बढ़ाएँगे और ये गलत टैटूज़ भी हटाएँगे। लेकिन मतलब जैसे एक केस है जो मुझे डेफ़िनिटली श्योर है कि आपने क्या हम सबने सुना है, रणवीर अलाहाबादिया वाला हाँ, एक हाँ, इंसिडेंट, हाँ, जिस ब इंसान के पास हाँ, 10-10 मिलियन की हाँ, फॉलोइंग हाँ, थी और अमेज़िंग काम कर रहा था, सब कुछ बहुत हाँ, बढ़िया हाँ। कर रहा था। एक दिन, एक गलती उस ये इन्फ्लुएंसर के ये साथ जो हम हुआ वो सबके सही था? ये तलवार हम सबके ऊपर लटकती ही रहती है, मेरे ऊपर भी लटकती रहती है, बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मेरी कोई-सी भी रील, मेरी कोई-सी भी बात अगर मैं खुद उसको फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो लोग तुरंत मेरे पे पॉइंट आउट करेंगे कि सर अनुराग सर आपकी खुद की लाइफ़ में तो ये बात है नहीं। हुँ, और मेरी कोई भी रील 50 साल बाद भी चलेगी, सोशल मीडिया पे एक बार जो चीज़ चली गई वो हट नहीं सकती है। करेक्ट। तो मैं उस बात पे खरा हूँ कि नहीं खरा हूँ, कोई भी गलत बात कल को मेरे पास हाई कोर्ट के नोटिस भी आ सकता है। अभी लेटेस्ट आए हैं खूब सारे नोटिसेस इन्फ्लुएंसर्स को कि हाँ, आपने ये कैसे कह दिया, इसके खिलाफ कैसे कह दिया। करेक्ट। बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, हमेशा बिल्कुल टिप्स पे रहना पड़ता है कि कहीं भी कोई गलत बात नहीं निकले, किसी के अगेंस्ट ऐसी बात नहीं निकल जाए कि कोई हम पे केस कर सके। बहुत अलर्ट रह के फिर समाज को जागरूक करना पड़ता है कि हम समाज को हमारा कार्य भी पूरा करें और कहीं लीगैलिटीज़ में भी नहीं फँसे। जैसे वो तो समझ में आता है। जैसे रणवीर अलाहाबादिया हो गए, समय रैना हो गया, इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर है। हाँ। उनके साथ इतना बड़ा कांड हुआ, कुछ टाइम के लिए वो चुपचाप गए, धीरे-धीरे दे आर ट्राइंग टू कम बैक। अभी भी उतना बड़ा नहीं हो पा रहा है बट स्टिल दे आर ट्राइंग। एक एक सेक्शन है सोसाइटी का जो उनको पसंद करता है एंड दे आर ट्राइंग टू कम बैक। बट आप तो खुद एक प्रैक्टिसिंग सीए हैं, 75 इयर्स के फैमिली बिज़नेस की लेगेसी है। अगर आप
इसके किसी भी इस तरह की घटना के साथ में अगर कोई दिक्कत हो जाए, तो हुँ। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिसिंग हूँ। हमारा एक सीए इंस्टीट्यूट होता है, हमारे सीए इंस्टीट्यूट बॉडी हमें गवर्न करती है, तो हमें बहुत अलर्ट रहना होता है कि हमारी कोई भी रील इस तरह की अगर सीए इंस्टीट्यूट देखता है और वो कहीं हमारे एथिक्स के अगेंस्ट में जाती है, तो हमारी डिग्री जा सकती है। उस ज़िम्मेदारी के साथ हम बोलते हैं कि हम जो भी चीज़ बोलें, वो समाज के हित में बोलें, विद इन द कोड ऑफ कंडक्ट बोलें। उन सबको ध्यान में रखते हुए हम अपनी बात को प्रकट करते हैं कि हम उसमें लीगली आगे तक स्टैंड कर सकते हैं। कहीं भी हम किसी को गलत एडवाइस नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जैसे अगर हमारे दादाजी ने कोई एडवाइस करी होगी, उसी से तो आज हमारी गुडविल बनी। हम बिल्कुल, उनकी गुडविल ही की तो इनकैश कर रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली, आज हमको ऐसी गुडविल क्रिएट करनी है कि हमारी बच्चे, हमारी जनरेशन्स आगे तक ये बात बोली जाए कि भई आपके पिताजी थे, अनुराग जी थे, उनकी इस एडवाइस से हमें ये फ़ायदा हुआ। आज उनके एडवाइस चलते हुए हमने वक़्त पे पार्टीशन कर लिया, तो आज हमारे परिवार में इतना प्यार रहा। अगर बिल्कुल, ये बात मेरा पोता सुन ले, तो उसकी कितनी उसके सम्मानजनक स्थिति होगी कि यार, दादाजी ने कितना अच्छा एडवाइस करा लोगों को। एग्ज़ैक्टली। तो सर आप जब समझा रहे थे कि जीवन में जो फ़ैसले हैं, हाँ, जो हैप्पीनेस इंडेक्स को ऊपर लेके जाएँ, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके मन की खुशी वाले फ़ैसले आपको करने चाहिए, करेक्ट? तो पर बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है कि परिवार में हम हैं, हमें पता है या दोस्ती में भी ले लें कि कोई ना कोई चीज़ मन में हमें पता है कि हाँ, कुछ गड़बड़ है। जैसे एग्ज़ाम्पल ले हुँ, लो कि कोई उधारी बाकी है, हाँ, पर हम बड़ा ऊपर का मन रख के बोल देते हैं कि ठीक है, कोई नहीं बाद में देख लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं वो मन में खिटपिट रहती है और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इकट्ठी होती जाती हैं और एक हाँ, दिन इंसान फट जाता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आदमी कैसे मैनेज करे? मतलब अगर मान लो मैं खुद ही हूँ जिसके मन में खिटपिट हाँ, चलती हाँ। रहती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, मैं जितने भी इंसान लोग मरे हैं आज तक, सब छोड़ के मरे हैं, है ना? हुँ, तो आप भी जिस दिन आपका अंतिम दिन आएगा, छोड़ के ही जाओगे हुँ, और जो जिन लोगों के लिए छोड़ के जाओगे, वो खुश नहीं होंगे, हुँ, क्योंकि उनके लिए जीवन में कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है। अब जो आपके मन में खिटपिट चल रही है, आपकी क्या, मेरे क्या, सबके मन में खिटपिट चल रही है, उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करो। अगर आप आत्म शांति चाहते हो, जीवन में मुक्ति चाहते हो, तो आपको देखना पड़ेगा। आपके मन आपको बता रहा है हुँ, कि मेरे को इसके ₹1000 देने हैं, मेरे को इसके 10 लाख रुपए देने हैं, मेरे को इसका ये हिस्सा मैं खा चुका हूँ। हुँ, आप ही का मन, दरअसल वो मन नहीं है, अंदर वो भगवान है, अंदर वो भोले बाबा है कि देख उस आदमी ने तेरे पे भरोसा करा, तूने उसका गलत हिसाब करा, तूने लिख दिया हाँ, हाँ, ठीक है हो गया, बस तेरे को इतना ही मिलेगा। वो बेचारा क्योंकि उसके पास पावर नहीं थी, तो वो चुपचाप चला गया, वो हुँ, सहम गया। लेकिन वो अकाउंट अगर आपका मन आपको याद दिला रहा है, तो वो भगवान आपको याद दिला रहा है। आपको मुक्त होना है, तो आपको जाके उसको अपना हिसाब क्लियर करना पड़ेगा कि अब भाई देख मेरे से ये गलती हुई, ये मेरा तेरा बाकी था। जब-जब, जैसे-जैसे आप एक बार करके देखो, आप छोटे अमाउंट से करके देखो, हुँ, या आप चलो छोटा अमाउंट है इसको मैं देके मैं फ्री होना चाहता हूँ। एक बार आप ट्राई करो और फिर अगर आपको शांति मिले तो दोबारा इस रील को देखना आप। तो आपको लगेगा कि यार वाक़ई शांति तो ये मिली मेरे को। उस पैसे को मैंने वाइफ़ को दिया तो मुझे खुशी नहीं मिली, उस पैसे को मैंने बच्चों को दिया मुझे खुशी नहीं मिली। मेरा मन अंदर वो किट-किट कर रहा है कि इसका बाकी है। आप उस पर्सन को एक बार दे के देखो कि भाई आज से तेरा मेरा हिसाब निल। फिर आप खुशी का एहसास करो क्योंकि जीवन में मैंने कहा था आपको खुद को संतुष्ट करना है। करेक्ट, अगर आप खुद को संतुष्ट करना चाह रहे हो, तो मन की खिटपिट को शांत करना पड़ेगा और अगर दे के खुशी मिलती है, तो उससे सस्ती कोई खुशी भी नहीं है। करेक्ट। ये बात और वो कर्मा वाली जो बात है कि भई कर्मा वापस लौट के आता है। हाँ, आप जब ये वही इसी किसी तरह से आता है, आपका मन ही हुँ, आपका हिसाब-किताब ले रहा है। अब वो चित्रगुप्त कहाँ घूमोगा? वो चित्रगुप्त का कांसेप्ट आपके अंदर ही कर दिया। हाँ, वो क्या है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो एआई के थ्रू चित्रगुप्त आपके अंदर आ गया है और आपके अकाउंट्स को देख रहा है कि इसका हाँ, बाकी है, उसका बाकी है, हुँ, इसका बाकी है, उसका बाकी है, तो आपको सोने नहीं देगा। वो ऐसा क्रिएट है 50 साल बाद भी आपको याद दिलाता रहेगा कि बचपन में तूने उसके ₹100 लिए थे। ईमानदारी से सुख की चैन चाहते हो तो उसको फ़ोन करो। आज ही फ़ोन करो कि भाई कुछ पेंडिंग है अपने बीच में, कुछ अनरिज़ॉल्व्ड है। अनरिज़ॉल्व्ड कुछ भी जो चीज़ें अनरिज़ॉल्व्ड है, चाहे वो रिलेशन में है और अगर उसको सॉरी बोलना है, अभी फ़ोन उठाओ एक बार उसको सॉरी बोल दो, हुँ, कि भाई जाने-अनजाने कोई गलती हुई है यार जिस क्योंकि अदरवाइज़ वो मेरे मन में अनरिज़ॉल्व्ड चल रहा है। बिल्कुल, इसका रिज़ॉल्यूशन हो नहीं पा रहा। एग्ज़ैक्टली, और जब तक ये चीज़ रिज़ॉल्व नहीं होगी, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो बार-बार रिपिटिशन चल रहा है। मैं उस रिपिटिशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरी एनर्जीज़ वेस्ट हो रही है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। उन एनर्जीज़
को मैं पैसे कमाने के लिए लगाना चाह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ने के लिए लगाना चाह रहा हूँ, बस मन मेरा खिटपिट कर रहा है। वो अनरिज़ॉल्व्ड है एंड आई वांट टू रिज़ॉल्व इट नाउ इमीडिएट एट प्रेज़ेंट। थैंक यू। नहीं, सही बात है और जो कर्मा वाली बात है उसमें ये था कि अगर आप उस पै मान लो पैसे की मैटर है, आपने अपने बच्चों को दे तो दिया, कहीं न कहीं आपके अंदर डर तब भी रहेगा कि ये मेरा गलत कर्मा मेरे बच्चे के फ्यूचर में उसको बीमार कर सकता है, अथाह सत्य उसको है। करियर अच्छा नहीं बनने देगा, ये भी तो हो सकता है। अथाह सत्य, छूटोगे नहीं आप, छूटोगे नहीं, स्पिरिचुअल में छूटना तो है ही नहीं। गीता में कर्म का अकाउंट तो आपको देना ही पड़ेगा और देखो चित्रगुप्त आपके अंदर याद दिला रहा है। हाँ, इससे बड़ा और क्या सपोर्ट और चाहते हो? मतलब अब एआई का ज़माना है, ऊपर-ऊपर कुछ ही नहीं है, हिसाब होना। इसी जन्म में मन आपको याद दिला रहा है कि इसका अभी फ़ोन उठाओ, दे दो। आपके पास है भी, हुँ, आपके पास है भी। एक स्थिति होती है कि करेक्ट। आपके पास पर 100% मन अगर याद दिला रहा है, तो वो कह रहा है, "देख, अभी सिचुएशन है, अभी मौका है, हुँ, तू अपना इस अनरिज़ॉल्व्ड खुद की शांति के लिए, हुँ, क्या पता वो भूल गया हो, हुँ, हुँ, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिल रही है, देखिए क्लियर करो, लिव हैप्पी।" एग्ज़ैक्टली और फिर उसकी वजह से परिवार में जो प्रॉब्लम्स थी दूसरी, क्या पता उनका भी सॉल्यूशन की तरफ आप आगे बढ़ो। अथाह सत्य, आपका किया हुआ प्यार लौट के आएगा। हुँ, आप इधर से रिज़ॉल्व करोगे, कहीं न कहीं दूसरा एक आदमी सोच रहा होगा कि इसके बाकी है। तो ये भगवान का अकाउंटिंग तो बहुत क्लियर है, डोंट वेट कि मरने के बाद ऊपर हिसाब होता है, इसी जन्म में यही हिसाब हो रहा है। सही है। पिछले हैप्पीनेस इंडेक्स वाले पॉडकास्ट में सर ने एक राय दी थी कि आप आज कम से कम किसी न किसी दोस्त को ज़रूर फ़ोन करो, याद करो, इससे आपको खुशी का पता चलेगा। वैसे आज के पॉडकास्ट का जो सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि अगर मन में किसी भी तरह की कोई खिटपिट बाकी है ना, कि मैंने किसी को सॉरी नहीं बोला, किसी के पैसे नहीं दिए या किसी का कुछ गलत किया था, इस तरह का कुछ भी, उस अकाउंट को आज क्लोज़ करें, क्लियर कर क्लियर बस करें और करें फिर फ़ील करो कि हाँ, खुशी क्या चीज़ होती है। हम सबको आखिर में जब और भी इस धरती कमेंट से जाना करके है, बताना कि ऐसा कि किया भाई क्या? मैंने उसको दिया, मैं हाँ, अभी भी शांत नहीं हूँ। लिखना अगर आप शांत नहीं हो तो, हाँ, ये बात भी बताना सही है। मेरे को। आई गारंटी आप शांत हो गए, हो गए, हो गए। फ़ील आएगी, आएगी। ये आएगी, तो आएगी, आएगी। करके देखो आप। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आज एकदम दिल खोल के मैंने मेरे मन के सवाल तो पूछे ही पूछे और आपने भी बहुत दिल खोल के चीज़ें बताई। थैंक यू गाइज़, थैंक यू फॉर वाचिंग अस और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाएँ और जो भी बात आप लिखना चाहें वो दिल खोल के लिखें और हम सर से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, हम दोबारा सर को बुलाएँगे। थैंक यू सो मच वन्स अगेन।